नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रक्रिया है और ये जो डीएनए का एम्प्लीफिकेशन है, डीएनए एक मॉलिक्यूल से अधिक मॉलिक्यूल हमें जब बनाने हो तो ये प्रक्रिया हमारे लिए बहुत ही सहज है, सरल है और बहुत ही उपयोगी है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। इसे जब ये इतनी सहज और सरल है तो इसे प्यूपिल चॉइस रिएक्शन भी कहा जाने लगा, क्योंकि बहुत ही सहजता से ही हम हमारे जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसे हम एम्प्लीफाई कर सकते हैं। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मेथड जो है वो वाइडली हम इसको यूज करते हैं। मिलियंस ऑफ कॉपी अगर हमें हमारे स्पेसिफिक डीएनए सैंपल की मॉलिक्यूल की बनानी हो, और इस जो रिएक्शन है, इस प्रोसेस को डेवलप किया है अमेरिकन बायोकेमिस्ट कैरी मुलिस ने 1984 में। ये जो बहुत ही बड़ा एक परिवर्तन इसको माना जा सकता है कि हम हमारा जो डीएनए का सेगमेंट है, सैंपल है, उसे बहुत कम समय में उसकी बहुत ज्यादा कॉपीज हम तैयार कर सकते हैं। तो ये है हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर। अब जब स्टार्टिंग में ये 1984 में कैरी मुलिस के द्वारा डेवलप हुई थी, तो ये स्टार्टिंग इसका एक मॉडल है कि इस तरीके से इसमें ट्यूब्स वगैरह ये होती थी चैम्बर, और उसमें ये रिएक्शन संपन्न करवाई जाती थी। लेकिन आजकल इसका एडवांस फॉर्म डेवलप हो गया है और इस प्रकार से इसमें हम बहुत कम समय में हमारे डीएनए मॉलिक्यूल को जो है वो एम्प्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां देखेंगे कि हमें इस रिएक्शन को प्रारंभ करने में क्या क्या आवश्यकता होती है। रिक्वायरमेंट्स फॉर पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए आवश्यकताएं। तो हमें वह डीएनए मॉलिक्यूल फ्रैगमेंट चाहिएगा जिसे हमें एम्प्लीफाइड करना है, यानी जिसका आवर्धन हमें करना है, वह हमें सबसे पहले उसकी आवश्यकता होगी। हमें पता है हमारा डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेशन अगर आप जहन में लाएंगे तो रेप्लिकेशन में आपको पता है कि सबसे पहले रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हमें प्राइमर की आवश्यकता होती है। तो वैसा ही हमें यहां पर एक प्राइमर की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन उस रेप्लिकेशन के प्राइमर में और यहां पीसीआर के प्राइमर में एक अंतर आता है कि वहां आरएनए का एक सेगमेंट प्राइमर के रूप में काम में आता था, लेकिन यहां पर हम डीएनए का ही जो एक सेगमेंट है उसे हम प्राइमर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो कि 20 न्यूक्लियोटाइड तक लंबा हो सकता है, 20 न्यूक्लियोटाइड तक लंबा हो सकता है। उसके बाद हमें न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उनके ट्राइफॉस्फेट की आवश्यकता हमें होगी, यानी हमें वो पूल होगा और पूल में से न्यूक्लियोटाइड्स को पिक किया जाएगा जैसा हमारा डीएनए स्ट्रैंड होगा उसके अकॉर्डिंग। तो यानी उनके जो है ट्राइफॉस्फेट यानी डी एटीपी, डी सीटीपी, डी जीटीपी और डी टीटीपी, डी ऑक्सी न्यूक्लियोसाइड्स जो हैं उनके ट्राइफॉस्फेट्स हम यहां पर काम में लेंगे, ये हमें आवश्यकता होगी। उसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण यहां पे पॉलीमरेज एंजाइम काम आता है जिसे हम थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। यहां इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि हमारी रिएक्शन का जो तापमान है यहां बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमें पॉलीमरेज एंजाइम जो चाहिएगा वह थर्मोस्टेबल होना चाहिए, थर्मोस्टेबल, जो कि हमें बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम में आने वाला थर्मोस्टेबल होता है, उसे हम कहते हैं टेक पॉलीमरेज, टेक TAQ, टैक पॉलीमरेज उसको कहा जाता है। इसका ये नाम इसलिए दिया गया कि उसे जिस बैक्टीरिया या जीवाणु से इसको पृथक किया गया था उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस। तो इसी के आधार पे हमने इसका नाम रख दिया T फॉर थर्मस, AQ फॉर एक्वेटिकस। तो ये टैक पॉलीमरेज, और इसके अलावा PFU पॉलीमरेज जिसे हम आइसोलेट करते हैं पायरोकोकस फ्यूरियोसस, पायरोकोकस फ्यूरियोसस से, इसलिए इसका नाम हमने रख दिया PFU पॉलीमरेज। या वेंट, इसको हम आइसोलेट करते हैं थर्मोकोकस लिटोलेरिस, इससे हम इसको आइसोलेट करते हैं।
इसके अलावा हमें मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता इसमें पड़ती है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है हमारी पीसीआर को आरंभ करने के लिए। पीसीआर की जो ट्यूब्स होती है उन ट्यूब्स में इनको रखा जाता है और हमारी पीसीआर के द्वारा हम हमारे जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसको हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। अब प्रोसीजर कैसे होगा, यानी किन किन स्टेप्स में ये पीसीआर की जो रिएक्शन है वो संपन्न होती है, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स यानी हमने जो अभी बात करी रिक्वायरमेंट्स की, उनको हम असेंबल कर देते हैं ट्यूब के अंदर, और उनके जो कोफैक्टर्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, वो सारे उसके अंदर डाल के ट्यूब्स में, और रिपीटेड साइकिल हम उसको करवाते हैं, जो कि हमारे डीएनए को एम्पलीफाई या सिंथेसाइज करती है, आवर्धन करती है या उसका निर्माण करती है। बेसिक जो स्टेप्स हैं उनको हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। इसका जो स्टेप 1 डीनेचुरेशन, विकृतीकरण, डीनेचुरेशन। स्टेप दूसरा जो है एनिलेशन, यानी उसको आगे बढ़ाना, और तीसरा स्टेप है एक्सटेंशन। एनिलेशन में प्राइमर जुड़ेगा और एक्सटेंशन में नया मॉलिक्यूल बन जाएगा, नया मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे हमारा स्टेप फर्स्ट जो है उसकी, उसमें डीनेचुरेशन या विकृतीकरण। डीनेचुरेशन में क्या होता है, जब हम रिएक्शन का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं 90 से 98, 90 डिग्री टू 98 डिग्री सेल्सियस तक जब इसको हम इंक्रीज करते हैं हमारे टेम्परेचर को, तो हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल है जिसे हमें एम्पलीफाई यानी आवर्धित करना है, वह दोनों स्ट्रैंड उसके सेपरेट हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड उनके बीच के ब्रेक हो जाते हैं, और दोनों स्ट्रैंड जो है वह सेपरेट होकर सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट डीएनए बन जाता है। टेम्पलेट डीएनए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनेचुरेशन, विकृतीकरण। इसके बाद स्टेप सेकंड आता है एनिलिंग। इसमें हमारा जो प्राइमर था, जो डीएनए का स्मॉल मॉलिक्यूल ही हम यहाँ पे प्राइमर था, वह इससे जुड़ता है, जिससे जो अभी हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था उससे वह जुड़ता है। हम क्या करेंगे, उस रिएक्शन को जहां हमने टेम्परेचर 90 टू 98 डिग्री सेल्सियस कर दिया था, अब हम उसका रिएक्शन का टेम्परेचर डाउन करेंगे अप टू 40 टू 60 डिग्री सेल्सियस, 40 से 60 डिग्री सेल्सियस हम उस टेम्परेचर को डाउन करेंगे, तो हमारा जो प्राइमर है वह वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से बाइंड हो जाएगा, उसके साथ जुड़ जाएगा। इसे हम कहते हैं एनिलिंग, वलयीकरण, एनिलिंग कहा जाता है। स्टेप थर्ड, जैसे ही हमारा प्राइमर जुड़ गया और हम उसका टेम्परेचर रिएक्शन का फिर धीरे धीरे बढ़ाते हैं, 40 से 60 था, अब हम 60 टू 70 डिग्री सेल्सियस तक उस टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, और जो हमारा थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज एंजाइम जो सबसे महत्वपूर्ण काम में लिया जाता है वह टेक पॉलीमरेज। अब इस टेक पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से, और जो पूल में हमारे ट्राइफॉस्फेट्स न्यूक्लियोसाइड्स के पड़े हैं, उन ट्राइफॉस्फेट्स को उठाकर यहां पर एक्सटेंशन की क्रिया होती है, और एक मॉलिक्यूल से हमारे 2 मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाता है। इसमें हम दीर्घीकरण, एक्सटेंशन अथवा दीर्घीकरण हमारा होता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थर्ड स्टेप, फर्स्ट जो स्टेप है वो वापस स्टार्ट हो जाती है, यानी ये रिएक्शन ऑटोमेटिक, इसमें टाइम फीडिंग है। जैसे ही पहली स्टेप हमारा खत्म होता है, दूसरा स्टेप शुरू हो जाता है, और एक स्टेप को कंप्लीट होने में 1 से 3 मिनट का समय लगता है। यानी कितना सहज हो गया है हमारे लिए हमारा डीएनए मॉलिक्यूल जो है, जो फ्रेगमेंट है, उसको एम्पलीफाई, आवर्धित करना, कि 1 से 3 मिनट में हमें 1 से 2 मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाते हैं। ये जो साइकिल है वो लगातार 25 से 35 टाइम टिपिकल पीसीआर में रिपीट होती रहती है, और इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में 2 से 4 घंटे का समय उस पे लगता है। ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। अगर बड़ा डीएनए फ्रेगमेंट होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, और छोटा फ्रेगमेंट होगा तो टाइम कम लगेगा। इसके आधार पर ये टाइम प्रोसेस जो है वो 25 से 35 साइकिल कंप्लीट हो जाती है, और जब साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो हमारे पास मिलियंस ऑफ कॉपीज हमारे डीएनए की बन जाती है, और जब तक हमारे इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर है वो रिएक्शन होती रहेगी, और
हर साइकिल के बाद हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो डबल हो जाता है, रफली डबल हो जाता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट साइकिल, उसके साथ ही सेकंड साइकिल अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है, हमें बार बार प्रोसेस को नहीं करना होता है और स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद हम अपने जो रिजल्ट है उसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के द्वारा हम उसको देख सकते हैं कि हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल है वह उसी वांछित साइज का बन रहा है अथवा नहीं बन रहा है। इस इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में एक ही साइज के जो डीएनए है वो सेम डिस्टेंस कवर करते हैं और एक जगह ही अपना बैंड बनाते हैं जेल के ऊपर। तो उससे हमें पता लग जाता है कि हमारा जो वांछित डीएनए उसका निर्माण हो रहा है और एक ही जैसे बन रहे हैं, जिसके कारण एक ही जैसा बैंड इलेक्ट्रोफोरेसिस की जेल पे बनता है। ये जो प्रोसेस हमने बात करी, इस प्रकार से ये हमारा वांछित, आप स्क्रीन पे देखिए, ये हमारा वांछित डीएनए मॉलिक्यूल जिसे हमें आवर्धित या एम्पलीफाई करना है। इसकी सबसे पहले हमने हमारा टेम्परेचर इंक्रीज किया 90 to 98 डिग्री सेल्सियस। उससे ये दोनों मॉलिक्यूल जो है डीएनए के वो सेपरेट हो गए। दोनों स्ट्रैंड जो है इनके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो गए और दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए और ये सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। अब हम टेम्परेचर को कम करते हैं, 40 से 60 डिग्री सेल्सियस पे लाते हैं, तो एनिलिंग की प्रोसेस होती है, यानी प्राइमर आके इनसे जुड़ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एनिलिंग हो गई और जो स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए था 20 न्यूक्लियोटाइड लंबा, वह आके इससे जुड़ गया, इसको हम कहते हैं एनिलिंग। और उसके बाद टेम्परेचर को 60 to 70 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया जाता है और उसमें ये जो एम्प्लीफिकेशन है वो प्रोसेस पूरी होती है और रेप्लिकेट, यानी ये डीएनए का जो मॉलिक्यूल है 1 से 2 बन जाता है, 1 से 2 बन जाता है, एक्सटेंशन हो जाता है, दीर्घीकरण हो जाता है। और ये साइकिल रिपीट होती रहती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार हमारा जो डीएनए है वो आवर्धित होता चला जाता है। उसी प्रकार से साइकिल फर्स्ट हुई, साइकिल है फर्स्ट हुई 1 से 2 बने, उसके साइमल्टेनियसली लगातार साइकिल सेकंड स्टार्ट हो जाती है तो 2 से 4 बन जाते हैं और उसके बाद साइकिल 3 ये 4 से 8 बन जाते हैं। यानी साइकिल जो है लगातार चलती रहती है। पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने में, जैसा कि मैंने बताया, डीएनए की साइज के अकॉर्डिंग 2 से 4 घंटे इसमें लगते हैं, 2 से 4 घंटे लगते हैं। अब बहुत सहज है, सरल है, लेकिन फिर भी उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके कारण हमें कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि हमें जो टारगेट डीएनए हो उसकी सीक्वेंस हमें मालूम होनी चाहिए। अननोन सीक्वेंस का जो एम्प्लीफिकेशन है वो नहीं हो पाता, तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि हमें उस टारगेट डीएनए सीक्वेंस की जो है वह सीक्वेंस हमें मालूम होना चाहिए। और उसके बाद जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो भी कुछ गलतियां इसमें कई बार करने की प्रवृत्ति उसकी होती है, वो भी गलतियां कर देता है। और कुछ स्मॉलेस्ट अमाउंट जो डीएनए कंटेनिंग है वो खुद भी एम्पलीफाई, यानी जो प्राइमर के रूप में हमने काम में लिया है वो भी एम्पलीफाई इसमें साथ के साथ में हो जाता है और उसमें जो मिसलीडिंग या संदिग्धता उसमें रिजल्ट में आ जाती है। सेल्फ एन्यूलिंग भी है, जो डीएनए मॉलिक्यूल है वे डीनेचुरेशन से सेपरेट होते हैं और उनके ऊपर प्राइमर जुड़ता है और फिर एक्सटेंशन होता है, लेकिन जब वो सेपरेट हुए तो वो वापस भी जुड़ जाते हैं, वापस एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हमारे सामने होती है। तो ये हमने पीसीआर के बारे में जाना। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं डॉक्टर जेबी खान आपके साथ यूं ही बना रहूंगा, आपके साथ यूं ही वीडियो शेयर करता रहूंगा। धन्यवाद।